तेज बारिश हो रही थी। इस कारण दूर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आसमान में चमकती हुई बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट किसी के मन में भी भय पैदा करने के लिए काफी थी। ऐसे में हाईवे की पूरी सड़क सुनसान पड़ी हुई थी। ऐसी सुनसान रात में एक तरफ सियारों के रोने की आवाज आ रही थी, दूसरी तरफ चील गीत की आवाज इस तरह आ रही थी जैसे वो किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहे हो। ऐसी सुनसान रात में मनीष फुल स्पीड में गाड़ी चलाता हुआ कहीं जल्दी से पहुंचना चाहता था। वह तेजी से गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक एक झटके में उसने अपनी कार रोक दी। सामने उसकी माँ खड़ी हुई थी और उसे अपने करीब बुला रही थी। कार रोककर सम्मोहित सा मनीष जैसे ही पानी में भीगते हुए बीच रोड पर खड़ी हुई अपनी माँ के पास पहुंचा तो वहां पर कोई नहीं था। वह हैरानी से आसमान देखने लगा। तभी ढेर सारे चमगादड़ उड़ते हुए उसके पास आए और उस पर हमला कर दिया। उन चमगादड़ों को अपने हाथों से उड़ाते हुए वह कार में वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, सड़क के दूसरे किनारे पर उसे अपनी माँ नजर आने लगी। वह भागते हुए उनके पास पहुंचा तो किसी चीज से ठोकर लगकर जमीन पर गिर गया। तभी उसके आसपास दो कुत्ते आकर जोर जोर से भौंकने लगे। उन्हें भगाने के लिए जैसे ही उसने पास रखा हुआ पत्थर उठाया, उसकी चीख निकल गई। वो कोई पत्थर नहीं बल्कि किसी मानव के कंकाल का सर था। उसने एक झटके में कंकाल को फेंका और अपनी माँ की तरफ देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वह सड़क पर भी नहीं था बल्कि किसी मैदान पर था जहां पर दूर दूर तक सिर्फ पत्थर ही फैले हुए थे। मोबाइल की रोशनी में उसने देखा तो वो भी कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा था। तभी उसी कब्रिस्तान में अचानक से उसके मोबाइल का अलार्म जोर जोर से बजने लगा। उसने अपने हाथ का फोन फेंक दिया और अपने कानों पर हाथ रखकर वो जोर से चीखा तो उसकी माँ उसके करीब आ गई। मनीष बेटा, क्या हुआ है? उठ जा बेटा, मुन्ना उठ जा। अपनी माँ की आवाज सुनकर मनीष एकदम घबराते हुए जोर से बोला, माँ माँ, मैं आपके पास ही आ रहा था, कहाँ हो आप? क्या हुआ? मैं यहीं तो हूँ, मेरे पास कहाँ आ रहा था? माँ, वो कब्रिस्तान, हड्डियाँ, मुझे बचा लो माँ, प्लीज मुझे बचा लो। कहते हुए मनीष बेहोश हो गया। उसकी माँ ने उसे होश में लाने के लिए जैसे ही उसे छुआ, वह चौंक गई। उसका शरीर तेज गर्म हो रहा था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? लगता है उसने फिर से कोई बुरा ख्वाब देखा है। कहीं ये सब उसी प्रेत आत्मा के कारण तो नहीं? नहीं, वो लौट के नहीं आ सकती है। मुझे दोबारा गुरुजी के पास जाना होगा। मगर मन्नू को इस हालत में छोड़कर कैसे जाऊं? वो तो अब पूरे 21 वर्ष का हो गया है। गुरुजी ने भी तो यही कहा था कि जब वो 21 वर्षों का होगा तब। सोचते हुए मनीष की माँ पूर्वा पुराने ख्यालों में खो गई। घनघोर अंधेरी रात में प्रसव पीड़ा से कराहती हुई पूर्वा जी गाड़ी की पिछली सीट पर लेटे हुए थे। उनके पति उन्हें सांत्वना देते हुए गाड़ी चला रहे थे, मगर उनका दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। प्लीज जल्दी चलो, मुझे सहन नहीं हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि फुल टाइम चल रहा है, ऐसे में ट्रैवल करना ठीक नहीं होगा, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। अब देखिए कितनी परेशानी हो गई। पूर्वा, बस कुछ देर की बात और है। अगला गांव केवल 4 किलोमीटर दूर बचा है। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखो। मुकुंद पूर्वा को तो सांत्वना दे रहा था, मगर खुद बहुत परेशान था क्योंकि वो लोग हाईवे के जंगलों में थे और गांव के जमीन 10 से 15 किलोमीटर दूर था। दोनों थोड़ी दूर चले ही थे कि मुकुंद ने अचानक से कार की ब्रेक लगा दी। सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी हुई थी। अचानक से लगे हुए ब्रेक के कारण पूर्वा सीट पर से गिर गई और उसका दर्द बढ़ गया। वह बुजुर्ग महिला धीरे से चलते हुए उनके कार के करीब आई और बोली, बेटा तू कहाँ जा रहा है? तेरी गाड़ी में तेरी पत्नी परेशानी में है, उसकी समस्या का हल मेरे पास है। उस महिला की बात सुनकर मुकुंद हैरान हो गया कि उसे कैसे पता कि उसकी पत्नी परेशानी में है। उसके चेहरे पर आए हुए भावों को पढ़कर वह महिला धीरे से मुस्कुराई। ज्यादा मत सोच, मेरे मालिक ने ही मुझे तेरी मदद के लिए भेजा है। कुछ ही दूरी पर उसका ठिकाना है, चल। मुकुंद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक और पत्नी की परेशानी और दूसरी तरफ वो अनजान महिला पूर्वा दर्द से करा रही थी। उसकी तकलीफ देखकर मुकुंद ने उस महिला के साथ जाना ही सही समझा। मुकुंद ने पूर्वा को सहारा देकर बाहर निकाला
और उस महिला के पीछे पीछे चलने लगा। वह महिला उसे लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंच गई। वह जगह बहुत ही अजीब थी। लगातार दर्द के कारण पूर्वा बेहोश हो गई थी। उसे अपनी गोद में लेकर वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में ले गया। उस महिला ने उसे बाहर इंतजार करने का बोल झोपड़ी के भीतर पूर्वा के साथ रुकी रही। मुकुंद आसपास देखने लगा। दूर उसे एक रोशनी दिखाई दी। गौर से देखा तो वो एक चिता जल रही थी। वो परेशान सा इधर उधर देखने लगा। वह एक शमशान में खड़ा था। इसका मतलब उसके बच्चे का जन्म एक शमशान में हुआ। वो पूर्वा के पास जाने के लिए जैसे ही झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंचा, उस बुजुर्ग महिला ने तुरंत ही दरवाजा खोला। मुबारक हो, बेटा हुआ है। यह खुशखबरी सुनकर मुकुंद भूल गया कि वो शमशान में खड़ा है। वो अपने बेटे से मिलने के लिए बोलने लगा तो वो महिला हैरानी से उसकी ओर देखकर गुस्से में बोली, रुक जाओ, तुम्हारा बेटा अब तुम्हारा नहीं है, वो मेरे मालिक का दास है। कहते हुए वो महिला अचानक से गायब हो गई। मुकुंद हैरान होकर उसे ढूंढने लगा। तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज आई तो वो अपने ख्यालों से बाहर आया और झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। वहां पर उसकी पत्नी पूर्वा उसके बच्चे को गोद में लेकर बैठी हुई थी। अपने बच्चे को देख वो महिला के बारे में सब कुछ भूल गया, मगर उसे उस वीरान जगह से अपनी पत्नी को लेकर जाने की बहुत जल्दी थी। वह तुरंत ही अपनी पत्नी और बच्चे को वहां से लेकर निकल गया, मगर उनके साथ साथ एक काला साया भी उस झोपड़ी से बाहर निकला, जो उन दोनों को नजर नहीं आ रहा था। उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ कार की फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी और मुकुंद कार चला रहा था और वो काला साया कार की बैक सीट पर बैठा था। वो कुछ दूर चले ही थे कि तेज बारिश शुरू हो गई और मुकुंद को कार चलाने में परेशानी होने लगी थी। वो कार को एक पेड़ के नीचे खड़े कर वहीं रुक गए। उनकी कार का वाइपर लगातार चल रहा था। तभी पेड़ से एक मरा हुआ पक्षी आकर उनकी कार के बोनट पर गिर गया। पूर्वा की गोद में बैठा हुआ बच्चा उसको देखकर जोर जोर से हंसने लगा। दोनों पति पत्नी सोच में पड़ गए कि जो बच्चा अभी कुछ देर पहले ही जन्मा है वो हंस कैसे सकता है। मुकुंद कार से उतरकर उस पक्षी को हटा ही रहा था कि एक और पक्षी आकर गिर गया। दोनों ही पक्षी के शरीर एकदम सूखे हुए थे। उनके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं था। मुकुंद उन पक्षियों के मृत शरीर को हाथ में लेकर पेड़ पर देखने लगा। उसे कुछ भी नजर नहीं आया, मगर पेड़ पर वही काला साया बैठा हुआ था। मुकुंद, लगता है ये बारिश आज नहीं रुकेगी। क्यों ना हम लोग आज वो सामने वाले मंदिर में जाकर रुक जाएं? हाँ, यही सही रहेगा। वैसे भी तुम्हें आराम की जरूरत है। मुकुंद अपनी पत्नी को लेकर जैसे ही मंदिर की तरफ बढ़ने लगा, वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। पहले जोर जोर से बच्चे का हंसना और अब इस तरह से जोर जोर से रोना, दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही वे लोग मंदिर की सीमा में पहुंचे, वो साया रूपी प्रेतात्मा मुकुंद के कंधे पर सवार हो गया। वो उसके वजन से आगे भी नहीं बढ़ पा रहा था। वो प्रेतात्मा ने अपने हाथों से उसकी गर्दन पर दबाव बनाया। मुकुंद उसी जगह पर तड़प कर मर गया। मुकुंद के मरते ही वो रोता हुआ बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा। पूर्वा हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है। कहीं उसका बच्चा कोई शैतान तो नहीं? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कहते हुए पूर्वा भागते हुए मंदिर की सीढ़ी चढ़ गई। अब कुछ सुबह का उजाला हो रहा था। पंडित जी भी मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए प्रवेश कर रहे थे। मंदिर के बाहर मुकुंद की लाश और मंदिर में बदहवास सी पूर्वा। पंडित जी ने थोड़ा सा ध्यान करके देखा तो उन्हें मंदिर के बाहर एक साया नजर आया। तब उन्हें सारी बात समझ आ गई। वो पूर्वा के पास जाकर बोले, बेटा, तेरे बेटे को जन्म के बाद ही डाकनी की परछाई मिली और शमशान में जन्म होने के कारण एक भयानक प्रेतात्मा उसके साथ शमशान से बाहर निकल आई है। यह तेरे पूरे खानदान का विनाश कर देगा। पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हो? ये सच नहीं हो सकता। बेटा, मानो या ना मानो, यही सच है। तो इसका कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय तो केवल एक ही है, जिससे मैं उस प्रेतात्मा को इसके 21 वर्ष होने तक ही रोक सकता हूँ। उसके बाद तुम्हें अपने परिवार में बेटे में से किसी एक को चुनना होगा। ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा मुमकिन नहीं है। यही सच है। कहते हुए उन्होंने मंदिर के भीतर से एक धागा लाकर मनीष के गले में डाल दिया। 21 वर्ष पूरा होने के पहले ये धागा इसके गले से नहीं हटना चाहिए। उसके बाद भगवान रक्षा करे। कहकर पंडित जी मंदिर की सेवा पूजा में लग गए। तभी मन्नू के कराने की आवाज सुनकर पूर्वा वर्तमान में आ गई। वो प्रेतात्मा अब मन्नू पर हावी हो चुकी थी।
उसके मुंह से अजीब से गुर्राने की आवाज आने लगी। उसका शरीर पूरी तरह कर रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वह जोर से चीखता हुआ अपने पलंग पर से उठा। सबसे पहले उसने अपने गले का धागा निकालकर फेंक दिया। वह भारी कदमों से अपने कमरे से बाहर निकला। पूर्वा ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पूर्वा को धक्का देकर गिरा दिया। मनीष अब अपने होश में नहीं था। दूसरे कमरे में उसके दादाजी सो रहे थे। उस प्रेतात्मा के कारण उनके शरीर में इतना बल आ गया कि उसने पलंग के साथ ही अपने दादाजी को हवा में उछाल दिया। जैसे ही वो नीचे आए, उनके सीने पर बैठ उनका सीना चीर दिया। पूर्वा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर वो उसकी एक नहीं सुन रहा था। वो दूसरे कमरे की ओर बढ़ रहा था। तभी वो पंडित जी वहां आ गए। उन्होंने अपने साथ लाया हुआ जल उसके ऊपर छिड़का। वो कुछ पल के लिए बेहोश हो गया। पूर्वा, अब फैसला लेने का समय आ गया है। तुम्हें अपने परिवार और बेटे में किसी एक को चुनना होगा। बोलो, क्या सोचा है? पंडित जी, कोई तो उपाय होगा, कोई पूजा। कोई उपाय नहीं है, फैसला तुम्हें ही लेना होगा। मैं ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं सकता। तुम माँ हो, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और तुम ही उसे खत्म कर सकती हो। अब फैसला तुम्हें लेना है। पंडित जी और पूर्वा बात कर ही रहे थे कि इतने में मनीष को होश आने लगा और उसने पंडित जी पर हमला कर दिया। पूर्वा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर वो नहीं रुका और उसने पंडित जी को गिरा दिया और उनके ऊपर चढ़कर बैठ गया। पूर्वा पंडित जी को बचाने के लिए आगे आई, मगर मनीष अपनी लाल लाल आंखों से उसे घूर कर देखने लगा। उसने एक झटके से अपनी पूरी गर्दन पीछे घुमाई और जोर से चीखता हुआ उस पर झपट गया। इतनी देर में पंडित जी थोड़ा सा संभले और बोले, पूर्वा, यही मौका है। ये लो त्रिशूल, इसमें देवी जी का आशीर्वाद है। यही उस प्रेतात्मा का विनाश कर सकता है। कुछ मत सोचो, यही मौका है। कहते हुए उन्होंने पूर्वा के हाथों में वो त्रिशूल थमा दिया। पूर्वा ने एक झटके में वो त्रिशूल उसके सीने में उतार दिया। जैसे ही वो मरा, एक काला साया उसके शरीर से बाहर आ गया। पूर्वा, मैं समझ सकता हूँ इसमें एक माँ के दिल पर क्या बीतती है, जिसने अपने हाथों से अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया हो। मगर इंसानियत के नाते उस प्रेतात्मा का मरना जरूरी था। रात का सफर था। एक बस कुछ पैसेंजर्स को लेकर मुंबई से गोवा जा रही थी। उन्हीं पैसेंजर्स में से एक कपल था, सिद्धार्थ और अश्विनी, और उनके ठीक बराबर वाली सीट पर दूसरा कपल, रोहित और अनुष्का। सर्द रात की वजह से खिड़कियों से ठंडी हवाएं बस के अंदर आ रही थी। ओफ यार, ये कितनी ठंडी हवा है। ऐसे में चिकन खाने का मजा कुछ और ही होगा। ठंड में चिकन खाने से ज्यादा मजा तुम्हें मेरे सामने नॉनवेज खाने में आता है। ऐसा कुछ नहीं है डार्लिंग। यह कहकर सिद्धार्थ ने अपना बैग स्लीप से उतारा ही था कि अचानक से ब्रेक लगे और बस रुक गई। अरे क्या हुआ ड्राइवर साहब, रुक क्यों गए? आगे नहीं जा सकते, रास्ता ब्लॉक है। सभी ने देखा कि रास्ते में दो बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए थे। अरे बाप रे, ये पेड़ कहां से आ गया? अब तो यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है। कोई बात नहीं, पीछे जिस कच्चे रास्ते को हमने छोड़ा है वहां से चलते हैं। ये सुनकर पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ एक अधेड़ उम्र का आदमी घबरा गया। उस रास्ते से जाना ठीक नहीं होगा। उस जंगल में वेंडिंगो का खतरा है। क्या अंकल, आप भी बेकार की बातें कर रहे हैं। हम उसी रास्ते से जाएंगे, वहाँ किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने बस को पीछे लिया और कुछ ही देर में बस कच्चे रास्ते पर लग गई। यहाँ का जंगल बहुत ही घना नजर आ रहा था और अब खिड़कियों से खून जमा देने वाली हवाएं आने लगी। अब तो सब्र करना लगभग नामुमकिन है। सिद्धार्थ ने बैग की जिप खोली और उसके अंदर से एक पैकेट निकाला। पैकेट को खोलते ही उसके अंदर से रखे तंदूरी चिकन की खुशबू पूरी बस में फैल गई और ये देखकर उनके पीछे बैठा वो अधेड़ उम्र का आदमी बेहद डर गया। इस मुर्गे के मांस को साथ रखकर तुम हम सबकी जान और ज्यादा खतरे में डाल रहे हो। आपकी बात बिल्कुल भी ना मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है अंकल। इस जंगल में वेंडिंगो घूमता फिरता है। बहुत ही भयानक चीज है वो। ना इंसान है ना जानवर और उसको मुर्गे का मांस खासकर पसंद होता है। इसकी खुशबू सूंघते ही वो हमारे पीछे खींचा चला आएगा। अरे अंकल, ना वो जानवर है ना इंसान, तो फिर उसको इतनी समझ कैसे है कि उसको मुर्गे का मांस ही खाना है?
अगर वो खूंखार है तो सीधा हम लोगों को ही अपना शिकार बनाएगा ना। राम 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 राम, कैसी बातें बोल रहे हो। अभी उनकी बहस चल ही रही थी कि अचानक से बस डगमगाई और फिर से रुक गई। अरे ये कैसा ड्राइवर है यार। अरे अब क्या हुआ ड्राइवर साहब? पता नहीं, शायद टायर पंचर हो गया। इतना कहकर वो बस से उतरा और उसने देखा कि आगे के टायर में एक बड़ा नुकीला सींग घुसा हुआ है। हाँ भाइयों, पंचर ही हुई है। ओ नो यार, ये भी अभी होना था। अब बाकी सभी लोग भी बाहर निकल आए। उस आदमी ने टायर में घुसे हुए सींग को देखा तो वो और ज्यादा डर गया। ये सींग वेडिंगो का है, ये यहाँ है तो वो भी कहीं आसपास ही होगा। अंकल आप क्यों बार बार पैसेंजर्स को डरा रहे हैं? तुम लोग जल्दी से स्टेपनी बदलो और हमें यहाँ से निकालो। स्टेपनी नहीं है, हम सबको सुबह तक यहीं रुकना पड़ेगा। तो क्या सुबह तक यहाँ अपनी मौत का इंतजार करते रहे? तभी सिद्धार्थ की नजर कुछ ही दूरी पर दिखाई दे रहे एक पुराने से विला पर पड़ी। अरे वो देखिए, सामने एक खराब सा विला नजर आ रहा है, क्यों ना हम लोग सुबह तक वहीं रुक जाते हैं। सभी को ये सुझाव अच्छा लगा और फिर वो सभी उस विला की तरफ चल दिए। लेकिन रोहित का प्लान कुछ और ही बन गया। हे अनुष्का, चलो हम लोग कहीं अलग चलते हैं, जंगल है, आधी रात है, मजा आएगा। तुमको इस सिचुएशन में भी रोमांस सूझ रहा है? हाँ बिल्कुल यार, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। ठीक है कंडक्टर अंकल, हम कुछ देर में वापस आते हैं। ये कहकर दोनों वहां से टहलते हुए दूसरी तरफ निकल गए। कुछ देर प्यार भरी बातें करने के बाद रोहित ने अनुष्का को एक पेड़ से लगाया और उसके गालों पर हाथ फेरने लगा। तभी दोनों को किसी जानवर के सांस लेने की भयंकर सी आवाज आने लगी। उन्होंने उस आवाज की तरफ देखा तो वो और तेज होती चली गई। अचानक झाड़ियों को चीरती हुई एक बेहद ही खूंखार आकृति उनके सामने आ खड़ी हुई। उसके हाथ और पैर लाल थे, चेहरा भेड़िए का था, माथा ऊंचा और सिर पर दो बड़े से सींग थे। उसने अनुष्का की हलक में हाथ डालकर उसकी जुबान खींच डाली और फिर रोहित पर झपटा। उसने अपना पंजा रोहित के सीने में घुसेड़ दिया और उसे पेट तक चीर डाला। उसने रोहित के पेट से अतड़ियां निकाली और उनको किसी रबड़ की तरह खींच खींच कर चबाने लगा। उसे उसका स्वाद पसंद नहीं आया तो उन्हें एक तरफ फेंक कर विला की तरफ से आ रही खुशबू को सूंघता हुआ विला की तरफ भाग गया। उस विला के अंदर अब अश्विनी, सिद्धार्थ और कंडक्टर के साथ बाकी पैसेंजर्स बैठे थे। यार मुझे तो यहाँ बहुत सर्दी लग रही है। चाहो तो तुम भी चिकन खा लो, ठंड कम हो जाएगी। अचानक से बाहर से कदमों की आहट और जोर जोर से भयंकर सांस लेने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर सभी सन्न होकर खिड़की की तरफ देखने लगे। तभी किसी ने खिड़की के कांच पर अपना पंजा रखा और सब चौंक पड़े। इतना बड़ा हाथ? तुम लोग डरो नहीं, मैं देखता हूँ। ऐसा कहकर कंडक्टर ने अपनी पैंट के पीछे से पिस्तौल निकाली और आगे बढ़ने लगा। उसने जैसे ही खिड़की खोली, वेडिंगो का भयानक रूप देखकर सभी की चीख निकल पड़ी। कंडक्टर ने हिम्मत करके उसके ऊपर कई गोलियां ताक दी, लेकिन वेडिंगो ने भयानक आवाज करते हुए उसे पकड़कर खिड़की के बाहर खींचा और उसकी गर्दन चबा ली। उसकी गर्दन से निकला खून खिड़की से होता हुआ अंदर आ गया और सभी भागकर एक कोने में घुस गए। मैंने तुमसे कहा था ना। उस आदमी की बात अधूरी ही रह गई क्योंकि वेडिंगो पीछे वाली खिड़की तोड़ते हुए घर के अंदर आ गया और आदमी की टांग पकड़कर उसे दूसरे कोने में घसीट कर ले गया। वो जमीन पर बैठ उसका मांस चबाने लगा। बाकी सभी डरी हुई हालत में घर से बाहर भाग निकले, लेकिन उसने थोड़ा सा ही मांस खाया और सभी का पीछा करता हुआ घर से बाहर आ गया। ऐसा लग रहा था कि उसको किसी और चीज की तलाश हो। तभी उसने बचने के लिए इधर उधर भाग रहे, लेकिन उसने एक एक करके
सभी के ऊपर हमला किया। चारों तरफ खून ही खून और मांस के लोथड़े इकट्ठे हो गए। कहीं किसी का पैर, कहीं किसी का हाथ, कहीं किसी का भेजा। सिर्फ सिद्धार्थ और अश्विनी अब हाथ थामे हुए उससे भाग रहे थे। दोनों के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। थोड़ी देर भागने के बाद उनको सामने बस नजर आने लगी, लेकिन भागते भागते अश्विनी की हालत खराब हो चुकी थी। वो जमीन पर घुटनों पर आ गई। वेडिंग बॉय भी उनके पीछे भागा हुआ आ रहा था। सबको मारने के बाद भी ये हमारे पीछे क्यों आ रहा है? जो लोग मर चुके हैं, ये उनका मांस क्यों नहीं खा रहा? ये सवाल सुनकर अब सिद्धार्थ के दिमाग में उस आदमी की बात घूमने लगी। उसे मुर्गे का मांस खासकर बहुत पसंद है। उसकी खुशबू सूंघते ही वो हमारे पीछे पीछे खींचा चला आएगा। सिद्धार्थ ने गौर किया कि उसके कंधे पर अब भी बैग टंगा हुआ है। अश्विनी, तुम झाड़ियों के पीछे छुप जाओ। यार, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमको छोड़कर नहीं जाने वाली। तुम्हें जाना होगा। यह बोलकर सिद्धार्थ ने अश्विनी को झाड़ियों में धक्का दे दिया और खुद तेजी से बस की तरफ भागने लगा। वो बस के अंदर घुस गया और उसने बैग खोलकर चिकन का पैकेट बैग से निकाला। वेडिंगो विंडस्क्रीन तोड़कर बस के अंदर घुसा और उस पर झपट पड़ा। वो सिद्धार्थ की गर्दन में दांत गड़ाने ही वाला था कि उसकी नाक में पास ही पड़े चिकन की खुशबू पहुंची तो वो सिद्धार्थ को छोड़कर चिकन पर झपट पड़ा। सिद्धार्थ घसटता हुआ बस से बाहर निकल गया। वेडिंगो अभी भी बस में था। सिद्धार्थ ने पेट्रोल टैंक खोला और पॉकेट से लाइटर निकाला, फिर उसे जलाकर टैंक के अंदर डाल बिजली की रफ्तार से वहां से भाग गया। वो अभी बस से कुछ दूर ही पर था कि बस ब्लास्ट हो गई और दूर तक आग ही आग फैल गई। उसी धमाके में वेडिंगो भी खत्म हो गया। तब तक अश्विनी भी झाड़ियों से निकल चुकी थी। सिद्धार्थ जाकर उसके गले लग गया। उनकी आंखों के सामने चारों तरफ लाशें और आग ही आग फैली हुई थी। वो दोनों उस रात बच तो गए थे, लेकिन उस भयानक रात को वो आज तक नहीं भुला पाए थे। ग्रहण, जिसका नाम सुनकर सबके मन में एक अनजान सा भय और नकारात्मकता आ जाती है। फिर यदि ग्रहण सदी का सबसे लंबा चलने वाला ग्रहण हो तो उसकी बात ही क्या। महामास की पूर्णिमा पर इस वर्ष सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लगने वाला था। वैज्ञानिक इस ग्रहण को लेकर बहुत उत्सुक थे, तो वहीं तंत्र मंत्र जादू टोने करने वाले अघोरियों ने भी इस ग्रहण में पूजा करने के लिए बहुत सारी तैयारियां की थी। इसी कड़ी में चार दोस्त विवेक, मितेश, मनु और राज, जो दिखने में बहुत ही मॉडर्न थे, अपनी गाड़ी से कहीं जाने की तैयारी करने लगे। चारों एक एक कर कुछ सामान डिक्की में रखने लगे। फिर उन्होंने सबने मिलकर एक बोरी उठाई। बोरी के अंदर कुछ हिलता हुआ सा प्रतीत हुआ। उन्होंने आसपास देखा और फिर अपनी गाड़ी को तेज गति से भगाते हुए हाईवे पर ले आए। हाईवे के दोनों तरफ घना जंगल था। आकाश से आती हुई पूर्णिमा के चांद की रोशनी से पूरा जंगल रोशन हो रहा था, मगर सभी को पता था कि रोशनी कुछ समय के लिए ही है। चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला है। कार हाईवे से उतरकर कुछ दूर कच्चे रास्ते पर चलती हुई एक दरवाजे के सामने आकर रुकी। दरवाजे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कब्रिस्तान। चारों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए और कार में से सामान निकालकर कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। कुछ ही पल में चारों कपड़े बदलकर काले चोगे में एक कब्र के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्हें इस पल देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही शहरी लड़के हैं जो अभी कुछ देर पहले जीन्स टी शर्ट में इतने स्मार्ट लग रहे थे। चारों ने उस कब्र के पास पूजा करना शुरू किया। पूजा शुरू होने के कुछ पल के बाद राज ने आसमान की ओर देखा। चांद धीरे धीरे घटता जा रहा था। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है। हमें जल्द ही पूजा खत्म करनी होगी। जब चांद पर पूर्ण ग्रहण होगा तभी हमें शैतान को उसका भोग देना होगा। राज,
तुम्हें पूरा यकीन है ना ये पूजा इसी तरह से होती है? कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? हाँ राज, जैसे तैसे समय बीत रहा है, अब मुझे भी डर लग रहा है। इन दोनों की बातें सुनकर राज ने गुस्से में मितेश की ओर देखा। मितेश ने आंखों से उसे शांत रहने के लिए कहा और फिर वो विवेक और मनु की ओर देखने लगा। तुम लोगों से पहले ही कहा था, यदि तुम्हें इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो तो हमारे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं, मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। हैं? कोई गलती नहीं होगी। राज के दादाजी भी पहले इस पूजा को कर चुके हैं। उनकी लिखी हुई किताब से ही, उनके तरीके से ही हम ये पूजा कर रहे हैं। कुछ भी गलत नहीं होगा। मितेश की बात सुनकर राज ने वो किताब अपने हाथ में उठा ली, उसका पन्ना पलटा और कुछ मंत्र बोलने लगा। फिर उसने मितेश की ओर इशारा कर उसे वहां से जाने के लिए कहा। राज का इशारा मिलते ही मितेश अपनी जगह पर से खड़ा हो गया और अपने साथ मनु को लेकर कार के करीब आ गया। दोनों ने मिलकर कार से उस बोरी को निकाला। बोरी में अब हलचल ज्यादा हो रही थी। लगता है इसे अब होश आ रहा है। बस कुछ ही पल का होश है, इसके बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। मनु के मन में अभी भी डर था। जब तक दोनों उस बोरी को लेकर बाहर आए तब तक राज और विवेक ने उस कब्र को खोद के वो कंकाल बाहर निकाल लिया था। पूरी मिट्टी से सना हुआ शव जिस पर सिर्फ हड्डियां ही थी, वो कब्र के बाहर था। राज ने कुछ पूजा की और बोरी में से हाथ पैर बंधी हुई छोटी सी बच्ची को बाहर निकाला। वो धीरे धीरे रोते हुए सुबक रही थी। चांद पर अब पूरा ग्रहण लग चुका था। राज ने अपना अंगूठा काटा और उससे निकलने वाले खून से लड़की का तिलक किया और फिर लड़की की कलाई काटकर उससे निकलने वाले खून से लाश को नहलाया। ज्यादा खून बह जाने के कारण वो लड़की बेहोश हो गई थी। अब धीरे धीरे चांद दोबारा नजर आ रहा है। ग्रहण समाप्ति की ओर था। राज, तूने तो कहा था कि उस लड़की को कुछ नहीं होगा, मगर ये तो शायद मर ही गई है। ये बहुत बुरा हुआ। हमारी लालच की वजह से एक मासूम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तू चुप रह। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे इस प्लान में शामिल मत करो, अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। चंद्र ग्रहण खत्म होने का इंतजार नहीं है। अरे चुप करो यार, तुम दोनों जरा भी शांति नहीं रख सकते। तीनों बात कर ही रहे थे कि चंद्र ग्रहण खत्म हो गया। चांद पूरी तरह से आसमान में रोशन हो रहा था। वो कंकाल खुद हिलने लगा। ये सब देख राज की आंखों में चमक आ गई। पूजा पूरी हुई। तभी वो लड़की भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। उसकी आंखें सुर्ख लाल और आधा चेहरा काला था, मानो उसके चेहरे पर ग्रहण की परछाई पड़ रही हो। खून चाहिए, खून। ये सुनते ही राज ने अपनी हथेली को काटकर बहता हुआ खून उस लड़की को पिला दिया। अब उसकी आंखों में चमक थी। हमने तुम्हें नया जीवन दिया है, बदले में तुम हमें धन दौलत दोगी। हमें इतनी दौलत चाहिए कि वो कभी खत्म ही ना हो, ढेर सारी दौलत। वो लड़की एक रोबोट की तरह खड़ी हुई और उन लोगों को अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। चारों उसके कहने पर कपड़े बदलकर कार में जाकर बैठ गए। जैसे ही वो लोग बैठे, कार के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और कार खुद ब खुद चलने लगी। कुछ दूरी पर जाने के बाद कार बंद हुई और कार के दरवाजे खुल गए। लड़की ने एक जगह इशारा किया तो उन लोगों ने वहां पर खोदना शुरू किया। बहुत गहरा खड्डा खोदने के बाद उन्हें सोने के सिक्के से भरे हुए 4 कलश मिले। चारों की आंखों में चमक आ गई। चारों उन कलश को लेकर गड्ढे से बाहर आए। खून चाहिए, खून। मुझे खून चाहिए। अरे ये क्या मुसीबत है? ये लड़की तो खून ही खून मांगती रहती है। बहुत प्यासी है क्या? वैसे तो ये लड़की हमारी गुलाम है, मगर अब ये एक तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है और ज़ॉम्बी इंसानों का खून पीता है। इसे यदि खून नहीं मिला तो ये पूरे शहर में आतंक मचा सकती है। What the hell is going on? तुमने तो कहा था कि कोई भी परेशानी नहीं होगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए हम सब तुम्हारे साथ थे। मगर इस मुसीबत से तो छुटकारा कैसे मिलेगा? वो तो मुझे नहीं पता। इतना पैसा मिल गया, ये देश छोड़कर चले जाते हैं, शहर वाले निपटते रहेंगे। उस किताब में से शांत करने का कोई तरीका तो होगा। हाँ, शायद दादाजी ने लिखा होगा, मगर उस किताब का आखिरी पन्ना गायब है, इसलिए मुझे नहीं पता कि इस लड़की को कैसे रोकें। डर के कारण सभी के चेहरे सफेद हो रहे थे, मगर राज अपने सिक्के लेकर वहां से जाने लगा। खून चाहिए, खून। कहते हुए वो लड़की राज की ओर बढ़ने लगी तो राज ने उसे तेज धक्का दे दिया और अपना कलश लेकर वहां से जाने लगा।
जिस हाथ को राज ने काट कर खून दिया था वो हाथ ही उसके सीने पर लगा था। ताजा जख्मी होने के कारण हाथ में से खून निकलकर लड़की के शरीर पर लग गया। लड़की ने तुरंत लंबी जीभ कर वो खून चाट लिया खून। और अपने हाथों को लंबा करते हुए उसने राज का पैर पकड़ लिया। राज उसकी पकड़ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था मगर वो नाकामयाब रहा। लड़की ने उसका पैर पकड़कर अपनी ओर उसे खींच लिया। उसके खींचते ही राज भी जमीन पर गिर गया। उसके हाथों का कलश जमीन पर गिरकर टूट गया। चांद की रोशनी में सोने के सिक्के चमक रहे थे मगर सबकी आंखों में एक भय था। जैसे ही राज घसीटता हुआ उस लड़की के करीब पहुंचा तीनों एक साथ खड़े हो गए। मनु ने तो डर के कारण अपने हाथ का कलश भी वहीं जमीन पर छोड़ दिया। लड़की की पकड़ राज पर बहुत मजबूत थी। एक ही झटके से राज की गर्दन तोड़ दी और फिर उसका हाथ पकड़कर हाथों से बहता हुआ खून पीने लगी। उसने राज के शरीर का पूरा खून चूस लिया था। जब उसके शरीर में एक भी बूंद खून नहीं बचा तो उसने राज के शरीर को हवा में उछालकर उन तीनों दोस्तों के करीब फेंक दिया। उसका पूरा शरीर सफेद हो चुका था। वो रेंगती हुई उन तीनों के करीब आई और उनकी ओर देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे खून चाहिए, खून। कहते हुए वो जोर जोर से हंस रही थी। उस लड़की से बचने के लिए तीनों दोस्त कार में जाकर बैठ गए। मितेश कार चालू कर रहा था मगर कार चालू ही नहीं हो रही थी। ये क्या हो गया इसे? कहते हुए वो दोबारा कोशिश करने लगा। मुश्किल से कार चालू हुई। मनु तो डर के कारण कांप रहा था। मितेश उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत दे रहा था मगर खुद भी काफी डरा हुआ था। अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त की लाश और भयानक लड़की के साए को देख वो गड़ा हुआ धन तो भूल ही चुके थे। सभी वो धन से भरे हुए कलश वहीं छोड़कर आ गए थे। कार उस लड़की की नजर से बहुत दूर जा चुकी थी। लड़की उन कलश में से सोने के सिक्के उड़ाती हुई जोर जोर से हंस रही थी। खून चाहिए मुझे, खून। बदले में मैं तुम्हें खून दूंगी। कहते हुए वो जोर जोर से हंस रही थी। मनु अपने घर पहुंच चुका था मगर अभी भी डर के कारण थर थर कांप रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे ही वो अचानक पसीना पसीना हो गया। घबराते हुए उठा और अपने हाथों से अपने चेहरे का पसीना पोंछने लगा। पास ही उसकी माँ बैठी थी। क्या हुआ है तुझे? 2 दिन के बाद होश आया है। तेरे दोस्त बेहोशी की हालत में तुझे यहाँ छोड़कर गए थे और बुखार भी कितना तेज था। दवाइयों से भी आराम नहीं हुआ। वो तो मंदिर में पंडित जी ने तुझे कल झाड़ा, तब आज सुबह तेरी आंख खुली है। मनु हैरान था कि पूरे 2 दिन के बाद उसे होश आया। घबराते हुए उसने पात्र की पानी की बोतल से 2 घुट पानी पिए और अपनी माँ की ओर देखने लगा। माँ, वो राज हम लोगों को छोड़कर चला गया। माँ, कोई भी नहीं बचेगा। वो सबको मार देगी। उसे मनु कुछ और बोल पाता उसके पहले ही उसे उस लड़की का साया नजर आने लगा। कहो उसे खून चाहिए, खून। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। वो आ गई माँ, वो आ गई। माँ, वो मुझे लेने आई है। माँ, मुझे बचा लो माँ। मनु की बातें सुनकर माँ बहुत परेशान हो गई और उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। वो साया अभी भी मनु के सामने लहरा रहा था। मनु अपनी माँ को अपने पास से उठने भी नहीं दे रहा था। डॉक्टर ने मनु को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और कुछ ही पल में मनु माँ, मुझे बचा लो कहता हुआ दोबारा बेहोश हो गया। लगता है बहुत ही गहरा सदमा लगा इन्हें। ये अभी तक उसी ट्रोमा में है। अब इन्हें होश आए तो आप इन्हें किसी भी तरह के सवाल मत पूछना और हो सके तो इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दीजिए ताकि इनकी बेहतर देखभाल हो सके। कहते हुए डॉक्टर वहां से चले गए। मनु बेहोशी की हालत में भी बहुत घबरा रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी के भाव देखे जा सकते थे। ना जाने इसे क्या हो गया है। उस मनहूस ग्रहण की रात को मैंने इसे मना किया था कि घर से बाहर ना जा, मगर आजकल के बच्चे
इन सब बातों को मानते कहाँ हैं? हो ना हो कोई बुरा साया है इसके ऊपर। मैं आज ही गुरुजी को बुलाती हूँ। सोचते हुए उन्होंने अपने गुरुजी को फोन किया। गुरुजी के शिष्य ने फोन उठाया और बताया कि गुरुजी तो इस समय हरिद्वार विशेष आराधना के लिए गए हुए हैं। जैसे ही उनसे संपर्क होगा उन्हें आपकी परेशानी के बारे में बता दिया जाएगा। माँ परेशानी से उसके करीब बैठी हुई थी। तभी उन्होंने सोचा कि सच्चाई का पता लगाना ही होगा। क्यों ना इसके दोस्तों को फोन लगाऊं, उनसे ही पता चल जाएगा कि उस रात क्या हुआ था। मनु को होश आया था तो वो राज के बारे में पूछ रहा था, मगर उस रात तो मितेश और विवेक ही मनु को छोड़ने गए थे। राज वो कहाँ है, पूछना ही होगा। माँ ये सब सोच रही थी कि मनु को होश आने लगा। माँ सब कुछ भूलकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। अपनी माँ को अपने पास बैठे देख मनु भी अपनी सारी तकलीफ भूल गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट देख माँ ने भी राहत की सांस ली, मगर ये राहत कुछ ही पल की थी। मनु बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा, मगर वो चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बुरी तरह से थका हुआ हो या किसी ने उसे बिस्तर से बांध दिया हो। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया था। तभी उसकी निगाह ठीक उसके सामने खड़े हुई लड़की के साए पर गई। वो उसे देख मुस्कुरा रही थी। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इस पूरे खेल में तुम्हारी मौत हो जाएगी। मैंने तो वो धन भी वही छोड़ दिया। मुझे नहीं चाहिए वो धन, तुम सब रख लो, मुझे छोड़ दो। उसकी माँ ये सब सुनकर हैरान थी। मौत? किसकी मौत? धन? ये सब क्या बोल रहे हो? लगता है तुम अपने होश में नहीं हो। मनु के कान में मानो माँ की आवाज ही नहीं आ रही थी। वो उस साये को ही देख रहा था। वो साया जमीन पर बैठ गया और अपने पैरों को घसीटते हुए धीरे धीरे मनु की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो साया उसके पैरों के करीब पहुंचा, उसे पैरों से खींचकर अपने करीब लाने लगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, कहते हुए मनु जोर जोर से रोने लगा। अचानक ही वो साया गायब हो गया। एक पल को मनु को यकीन ही नहीं हुआ कि वो साया इतनी आसानी से उसे छोड़कर कहां चला गया। वो कमरे में तब दूर दूर तक देखने लगा। उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। वो मनु के सिर पर हाथ रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। भगवान का नाम लेने से उसके साये को तकलीफ हो रही थी। उसने अपने हाथों के इशारे से उस पलंग को हवा में उड़ा दिया। पलंग के हवा में उड़ते ही माँ भी हनुमान चालीसा बोलना भूल गई। पलंग अभी भी हवा में था। तभी मनु को एहसास हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई है। अपनी गर्दन पर उसने किसी के हाथों को महसूस किया। डर के कारण मनु उसे देख भी नहीं पा रहा था। तभी उसने अपने हाथों के नाखून से उसका चेहरा नोच दिया। चेहरे से बहता हुआ खून पीते हुए वो बहुत खुश हो रही थी। खून चाहिए मुझे, खून, बहुत सारा खून। तुमने मुझे जिंदा किया है, तो मुझे खून देने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही तो होती है। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। माँ अपने बेटे के शरीर से बहता हुआ खून देखकर परेशान थी। साये ने उसके शरीर का पूरा खून पी लिया। मनु का शरीर सफेद पड़ चुका था। माँ ये नजारा देख बेहोश हो गई। पलंग अपने आप जमीन पर वापस आ गया। साये ने बेहोश माँ का पेट चीर उसका भी खून पी लिया और वहां से गायब हो गया। अगले दिन जब नितेश और विवेक को मनु की मौत के बारे में खबर मिली तो दोनों परेशान हो गए। यार नितेश, तूने सुना? मनु भी मारा गया। पहले राज और अब मनु। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बारी भी हो। यार मैं तो पहले से ही डरा हुआ हूं और तू मुझे और डरा रहा है। जो खुद डरा हुआ हो वो दूसरे को क्या डराएगा रे? मैं तो ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए अपने मामा के यहाँ जा रहा हूँ, मगर जाने से पहले एक बार तुझसे मिलना चाहता हूँ। क्या तू मुझसे मिल सकता है? हाँ, हम दोनों ही कैफे में मिल लेते ना। क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है? यदि मुझे कोई सॉल्यूशन पता होता तो क्या मैं इस शहर को छोड़कर जाता? मगर जिस तरह से उसने मनु और उसकी माँ को मारा, मुझे नहीं लगता कि वो हमें छोड़ेगी। विवेक बोल ही रहा था कि उसके सामने सीलिंग पर चिपका हुआ उस लड़की का साया नजर आया।
डर के कारण उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। वो लड़की, मितेश, मितेश, वो लड़की यहीं पर है, यहाँ पर, मगर कहाँ है? कहते हुए मितेश इधर उधर ढूंढ रहा था। तभी सामने टेबल पर वो लड़की बैठी हुई कच्चा मांस खा रही थी और उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। विवेक को वो सीलिंग पर नजर आ रही थी तो मितेश को वो टेबल पर नजर आ रही थी। दोनों की हालत उसे देखकर खराब हो रही थी, मगर वो लड़की उन्हें देखकर जोर जोर से हंस रही थी। दोनों वहां से भागकर बाहर निकल गए। वो लड़की भी धीरे धीरे छिपकली की तरह रेंगती हुई दीवार से नीचे उतरी और गायब हो गई। विवेक भागता हुआ रेलवे स्टेशन पहुंचा और काउंटर से टिकट लेकर सामने जो ट्रेन खड़ी थी उसी में जाकर बैठ गया। ये ट्रेन कहीं भी जाए, मैं तो इसी में बैठकर हमेशा के लिए यहां से दूर चला जाऊंगा। सोचते हुए खचाखच भरे हुए कंपार्टमेंट में जैसे तैसे अपनी जगह बनाकर उसने सीट से अपनी गर्दन टिका दी और आंखें बंद कर ट्रेन चलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही ट्रेन चलने लगी उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो जो कंपार्टमेंट अभी पूरी तरह से भरा हुआ था वो अब पूरी तरह से खाली है। उस कंपार्टमेंट में कोई भी नहीं था। विवेक की जैसे ही आंखें खुलती है सामने पूरा कंपार्टमेंट खाली था। ट्रेन अपनी गति से चल रही थी। विवेक घबराकर दूसरे कंपार्टमेंट में जाने की कोशिश कर रहा था, मगर कंपार्टमेंट के बीच का गेट लॉक था। वो भागते हुए दूसरे दरवाजे की तरफ पहुंचा तो वो गेट भी नहीं खुल रहा था। विवेक दरवाजा बजाते हुए उस गेट को खोलने के लिए लोगों से कहने लगा, मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। हार कर विवेक दरवाजे के पास पहुंचा। ट्रेन अंधेरे जंगल में चली जा रही थी। विवेक डरता हुआ पीछे हट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी ट्रेन में बैठ गया जहां दिन के वक्त भी पूरा अंधेरा हो गया है। वो चेन खींचकर ट्रेन रोकने की कोशिश करने लगा तो ट्रेन की कंपार्टमेंट की लाइट ही चली गई। घबराकर वो सारे स्विच ऑन ऑफ करने लगा, मगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो एक कोने में बैठकर गिड़गिड़ाती हुई आवाज में बोला, आई एम सॉरी, तुम ये सब कुछ मुझे डराने के लिए कर रही हो, मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे, मैं कभी लौट कर इस शहर में वापस नहीं आऊंगा। कहते हुए विवेक हाथ जोड़कर रोने लगा। उसकी आंखें बंद थी। तभी अचानक उसके कानों में आवाज आने लगी, खून चाहिए मुझे खून, अपना खून मुझे दे दो। विवेक ने डरते हुए आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। अपने कानों पर हाथ रखकर वो जोर जोर से चीखने लगा, मुझे मारना है तो ऐसे ही मार दो, क्यों मुझे डरा डरा कर मारना चाहती हो, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। कहते हुए विवेक हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूत तुरंत बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। बोला ही था कि सामने ट्रेन के कंपार्टमेंट की दीवार पर कोई रेंगता हुआ साया नजर आया और डर के कारण उसकी आवाज बंद हो गई। वो हनुमान चालीसा पाठ करना भूल गया। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि वो उसके आगे क्या बोले। बार बार पाठ करते हुए वो भूल रहा था। उसकी हालत पर वो लड़की का साया मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। अंधेरे में चमकती हुई उसकी लाल लाल आंखें और ज्यादा डरावनी लग रही थी। वो धीरे धीरे छिपकली की तरह रेंगती हुई उसके सामने पहुंच गई। मुझे खून चाहिए, खून। तुमने वादा किया था मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने का। अब तुम अपने वादे से मुकर कर कहीं नहीं जा सकते हो। डर के कारण विवेक ने अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी गर्दन पर उसे उसके हाथ के होने का एहसास हो रहा था। वो लड़की उसकी गर्दन पर अपने नाखूनों से नोच रही थी। कुछ पल के बाद विवेक को जब दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने आंखें खोलकर देखा तो आसपास कोई नहीं था। अपने चारों ओर हड़बड़ाकर देखने लगा तो कोई भी नजर नहीं आया। कंपार्टमेंट की लाइट भी आ चुकी थी। उसे लगा शायद वो बच जाएगा। उसने अपनी जगह से खड़े होकर ट्रेन के दरवाजे पर आ गया। उसने देखा ट्रेन कहीं भी नहीं रुक रही थी। सारे स्टेशन निकलते जा रहे थे। वो दरवाजे पर जाकर खड़ा ही हुआ था कि तभी उसने देखा कि एक स्टेशन आने वाला है। उसने सोचा चलती हुई ट्रेन में से कूद जाता हूँ, हाथ पैर ही तो टूटेंगे पर जिंदा तो बच जाऊंगा।
सोचते हुए उसने कूदने की पूरी तैयारी की। जैसे ही स्टेशन आने लगा, उस अनजान स्टेशन पर भी कोई नहीं था। एक बार तो उसे डर लगा, मगर फिर भी वो चलती हुई ट्रेन में से कूद गया। कूदने के बाद भी वो हवा में ही लटक रहा था। उस लड़की ने गेट पर ही उसका हाथ पकड़ लिया था। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी स्टेशन नहीं था, बल्कि पूरा जंगल ही था। विवेक हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उस लड़की ने उसे ट्रेन के कंपार्टमेंट में वापस खींच लिया। झटके से विवेक दूर जाकर गिर गया। वो लड़की रेंगती हुई उसके करीब बढ़ी और उसका शरीर नोचकर पूरा खून पी गई। विवेक का पूरा शरीर सफेद हो गया था। पूरा खून पीकर वो मुस्कुराने लगी। हंसते हुए उसके होठों से खून बह रहा था, जो उसकी आधी काली आधी सफेद शक्ल को और भी डरावना बना रहा था। वो धीरे धीरे फुसफुसाकर बोली, मुझे खून चाहिए, खून, ताजा खून। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। अगले दिन न्यूज़पेपर में विवेक के मरने की खबर थी। सालों से यार्ड में पड़े हुए पुराने रेल के कंपार्टमेंट में एक युवक की लाश क्षत विक्षत हालत में मिली। ये काम शायद किसी भयानक जानवर का था। न्यूज़ पढ़कर मितेश हैरान हो गया, क्योंकि विवेक तो शहर छोड़कर जा चुका था। फिर उसकी लाश शहर के रेलवे यार्ड में कैसे मिली? वो समझ गया था कि ये काम किसी जानवर का नहीं, बल्कि उस लड़की का ही है। मितेश आज रात को घर पर अकेला था। उसके मम्मी पापा किसी फैमिली फ्रेंड के फंक्शन में गए थे। एक और अकेलापन और दूसरी तरफ उस लड़की का खौफ। मितेश की हालत खराब होने लगी थी। इसका मतलब यह है कि वो किसी को भी शहर छोड़कर जाने नहीं देगी। इन तीनों की मौत के बाद मेरी भी मौत तय है। मुझे नहीं मरना, नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता। कहते हुए वो अपनी जगह से उठा और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। अब वो कहीं से भी अंदर नहीं आएगी। मैं बच जाऊंगा। हाँ, मैं बच जाऊंगा। बस आज की रात निकाल लूं। उसके बाद मैं खुद अपने गुनाह को कबूल कर लूंगा और जाकर पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दूंगा। मुझे भी दुख है उस लड़की के मरने का। हो सकेगा तो किसी से मिलकर उस लड़की की आत्मा की शांति के लिए सारे प्रयास करूंगा। बस कैसे भी ये आज की रात निकल जाए। वो ये सब सोच ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दस्तक सुनकर वो घबरा गया। कौन है वहाँ पर? दरवाजे से कोई भी जवाब नहीं आया। वो घबराकर दूसरे कमरे में चला गया। उसने उस कमरे को भी अंदर से बंद कर लिया था। तभी उसे दरवाजे खोलने की आवाज आई। किसी के पैरों की आहट दूसरे कमरे में साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? कौन है वहाँ पर? अब पैरों की आहट कमरे के दरवाजे के पास ही सुनाई दे रही थी। वो घबराकर बाथरूम के अंदर चला गया। चेहरे पर आई हुई पसीने की बूंदों को हटाने के लिए वॉश बेसिन का नल खोल वो मुंह धोने लगा। दूसरी बार मुंह धोने के लिए हाथों में पानी लिया तो पानी की जगह खून आ गया था। वो खून देखकर जोर जोर से चीखता हुआ बाथरूम से बाहर आ गया। अब कमरे के बाहर पैरों की आवाज नहीं आ रही थी। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खोला ही था कि किसी के हंसने की आवाज आने लगी। पीछे पलट कर देखा तो वही लड़की खड़ी थी जो उसकी ओर देखकर जोर जोर से हंस रही थी। उसे अपने सामने खड़ा देख मितेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो दरवाजे से बाहर निकला और दरवाजे को बंद कर दिया। भागते हुए वो घर के मेन गेट पर पहुंचा तो गेट खुल ही नहीं रहा था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हो रहा था। उसने पलट कर देखा तो वो लड़की उसके एकदम करीब थी। खून चाहिए मुझे, खून। तुम लोग अपना वादा भूल रहे हो। या तो मुझे खून दो या मुक्ति। उसकी बातें सुनकर मितेश ने उसे तेज धक्का दिया और खुद अंदर की तरफ भागा। टेबल से टकराने के कारण वो जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरे हुए ही वो घसीटता हुआ उससे दूर जा रहा था। अचानक ही वो गायब हो गई। मितेश चारों तरफ से ढूंढ रहा था मगर वो नजर नहीं आई। तभी उसकी निगाह डाइनिंग टेबल के नीचे गई तो वहां पर वो उसे देखकर
मुस्कुरा रही थी। अब की बार उसने मितेश को मौका नहीं दिया और अपने हाथों को लंबा करके उसे टेबल के नीचे खींच लिया। अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसने उसकी गर्दन से लेकर पेट तक पूरा हिस्सा चीर दिया। बहता हुआ खून अपने हाथों में लेकर वो पीने लगी। उसने उसके शरीर की एक एक बूंद खून को पी लिया, यहाँ तक कि जमीन पर गिरा हुआ खून भी उसने अपनी लंबी जुबान से चाट लिया। मितेश और उसके चारों दोस्तों को अपनी लालच का परिणाम मिल चुका था। आज भी उस लड़की की मुक्ति नहीं हुई है। जो कोई भी लालच में आकर धन की तलाश करता है तो उसका सामना उस लड़की की आत्मा से होता है। कहीं आप भी तो धन के लालच में खुद गलत काम नहीं कर रहे हैं?